बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे हमारे पास है क्रैश टेस्ट 3 की डिस्कशन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 181 है आपका टेस्ट में। नो सूनर, देखें आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है नो सूनर के साथ, ठीक है। नो सूनर के साथ आपके पास कुछ और वर्ड आपको लिखवाए हुए थे। आपके पास वर्ड था नेवर, आपके पास वर्ड था अनटिल नॉट, नॉट अनटिल, आपके पास वर्ड था, 3 वर्ड थे आपके पास, हार्डली, आपके पास हार्डली, स्कार्सली, बेयरली। और उसके बाद आपको अगर आपका चैप्टर याद हो क्लियरिंग इन द स्काई, क्लियरिंग इन द स्काई में आपने एक सेंटेंस पढ़ा था ओनली ट्वाइस। और अगर आपको याद हो तो ओनली ट्वाइस के बाद सेंटेंस कुछ यूं चलता है, ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप, ठीक है। जैसे ही ओनली ट्वाइस आया तो ओनली ट्वाइस के बाद सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, ओनली ट्वाइस के बाद क्या लिखा गया है, हेल्पिंग वर्ब लिखा गया। देखें ये इनको हम बोलते हैं नेगेटिव स्टार्टर्स, या इनको हम बोलते हैं कॉजेज स्टार्टर्स। नेगेटिव स्टार्टर का मतलब कि अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है तो आपको उसके बाद सब्जेक्ट नहीं लिखना होता, आपको उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। जैसे आपके पास वर्ड है नो सूनर के बाद, नो सूनर के बाद आई नहीं आएगा, आई आएगा तो इट मींस आपका सेंटेंस क्या होएगा, गलत होएगा, ठीक है। आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। वैसे भी आपको नो सूनर के लिए, नो सूनर के वर्ड के लिए 3 चीजें याद रखनी है। नो सूनर के, अगर आपका सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट होता है तो आपको 3 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1 कि नो सूनर के बाद आप सेंटेंस में नो सूनर के बाद सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, बल्कि आप नो सूनर के बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सब्जेक्ट को मेंशन करेंगे। दूसरी बात, जैसे ही नो सूनर का वर्ड आपके सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो आपने नो सूनर के साथ जो वर्ड यूज करना है वो आपके पास क्या होएगा, देन, THAN, देन। इसके आपने कोमा का कोरिलेटिव नहीं बनाना, आपने इसके साथ देन का कोरिलेटिव बनाना है। दूसरी बात, नो सूनर आएगा तो आप फर्स्ट क्लॉज में आपका जो टेंस होना चाहिए या तो वो पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए या आपके पास क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट। इन 2 टेंसेज में से आप एक टेंस यूज करेंगे अपने नो सूनर की क्लॉज के साथ, और नेक्स्ट क्लॉज के लिए जो टेंस आप लिखेंगे वो आपके पास क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ये 3 बातें आपने लाजमी तौर पर याद रखनी है, ख्याल रखना है इन 3 बातों का नो सूनर की सूरत में। अगर आपके सेंटेंस के स्टार्ट में नो सूनर आ गया तो पहली बात आपने याद रखनी है, नो सूनर के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। नो सूनर आएगा तो देन लिखेंगे, नो सूनर आएगा तो आपका नो सूनर क्लास के साथ जो टेंस होना चाहिए वो पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, या वो क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। मैंने दोबारा इंडेफिनिट लिख दिया, सॉरी, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। और सेकंड क्लॉज के लिए आपके पास टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। अब जैसे यहां पर हम आएंगे तो अल्फा ऑप्शन हमारे पास इसलिए गलत होता है कि नो सूनर के बाद सब्जेक्ट पहले लिखा हुआ है, ऐसा पॉसिबल हमारे पास नहीं हो सकता। चार्ली ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो नो सूनर के बाद हैड लिखा हुआ है, टेकन लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद कॉमा लिखा हुआ है, जबकि कॉमा हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, देन का वर्ड। चार्ली ऑप्शन गलत है। अब हम बात करते हैं बीटा और डेल्टा की। बीटा में हैड के बाद वर्ब की 3rd फॉर्म लिखी हुई है, ये सही स्ट्रक्चर है। चार्ली, डेल्टा में डिड के बाद 2nd फॉर्म लिखी हुई है। अब डिड के बाद 2nd फॉर्म तो डेफिनेटली आप जानते नहीं आती है। डिड जहां पर भी हम लिखेंगे डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, 1st फॉर्म आएगी। अगर ये टेक होता तो ये सेंटेंस भी हमारा ठीक हो सकता था, अदरवाइज हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होएगा, बीटा। अल्फा में हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखा हुआ है, चार्ली में हमारे पास कॉमा का कोरिलेटिव बनाया हुआ है, और डेल्टा में डिड के साथ 2nd फॉर्म लिखी हुई है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 182, वाइज मैन विल बी ब्लेस्ड। देखिए जब भी मॉडल एक्सिलरी आपको पढ़ाए गए हैं, मॉडल एक्सिलरी पढ़ाए गए हैं जो कि सारे के सारे आपके पास वर्ड हैं, जिसमें आपके पास वर्ड शामिल है कैन, जिसके पास वर्ड आप, जिसमें आपके पास वर्ड शामिल है कुड, जिसमें आपके पास वर्ड शामिल है वुड, जिसमें आपके पास वर्ड शामिल है शुड, जिसमें आपके पास वर्ड शामिल है ऑट टू के बाद आपके पास वर्ड शामिल है मस्ट, मस्ट के बाद आपके पास शामिल है मे, और मे के बाद आपके पास जो वर्ड शामिल है वो आपके पास क्या है, माइट। देखें ये सारे वर्ड जो है इनको हम क्या बोलते हैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ड। एंट्री टेस्ट के लिए आपको मॉडल एक्सिलरी के लिए 4 बातें याद रखनी है। एंट्री टेस्ट के लिए, मॉडल एक्सिलरी के लिए आपको 4 बातें याद रखनी है, इससे ज्यादा कुछ भी ज़हन में रखने की जरूरत नहीं है। देखिए पहली बात, अगर आपका सेंटेंस एक्टिव होगा तो आप सब मॉडल एक्सिलरी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, 1st फॉर्म। अगर आपका सेंटेंस पैसिव होगा तो आप मॉडल एक्सिलरी के साथ बी का वर्ड यूज करेंगे, और बी का वर्ड यूज करने के साथ आप फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज करेंगे, 3rd फॉर्म।
उसके बाद अगर आपने कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब बनाना है तो कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब बनता है मॉडल एक्सिलरी प्लस हैव के साथ। यानी कि आप कभी भी ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि शुड हैज होगा, शुड हैड होगा, या शुड वुड हैज होगा, या वुड हैड होगा, या कुड हैज होगा और कुड हैड होगा। आप जब भी कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे मॉडल एक्सिलरी का, वो आप पढ़ेंगे हैव के साथ। कुड हैव होगा, शुड हैव होगा, माइट हैव होगा, मस्ट हैव होगा, सब मॉडल एक्सिलरी हैव के साथ बनाएंगे। जब हम हैव लिख रहे हैं तो डेफिनेटली वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? थर्ड फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद आपने एक बात याद रखनी है कि प्रेजेंट फॉर्म कैन होती है और कैन की पास्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है? कुड। प्रेजेंट फॉर्म हमारे पास होती है माइट और पास्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म हमारे पास होती है मे और पास्ट फॉर्म हमारे पास बेटे कौन सी होती है? माइट। सिर्फ ये याद रखना आपने। बाकी जो वर्ड्स हैं, जैसे हमारे पास शुड है, जैसे हमारे पास मस्ट है, जैसे हमारे पास ऑट टू है, ये प्रेजेंट में भी सेम होते हैं, पास्ट में भी सेम होता है। शुड प्रेजेंट में भी शुड होता है, पास्ट में भी शुड होता है। मस्ट प्रेजेंट में भी मस्ट होता है, पास्ट में भी मस्ट होता है। लेकिन अगर हमने प्रेजेंट टाइम मेंशन करना है तो हम कैन लिखेंगे और पास्ट टाइम के लिए हम कुड लिखेंगे। इसी तरह अगर हमें प्रेजेंट टाइम मेंशन करना है तो हम मे लिखेंगे और पास्ट के लिए हम क्या लिखेंगे? माइट लिखेंगे। ये चार बातें आपको याद रखनी है कि एक्टिव सेंटेंस होगा तो सब मॉडल एक्सिलरी के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर पैसिव सेंटेंस होगा तो सबके साथ बी फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। और कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए आपको कौन सा वर्ड लिखना है? हैव का, और डेफिनेटली साथ कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। कैन प्रेजेंट के लिए होगा, कुड पास्ट के लिए होगा, मे प्रेजेंट के लिए होगा और माइट क्या होगा? पास्ट के लिए। अब जरा क्वेश्चन पर आते हैं। आपका टेस्ट में क्वेश्चन है 182। क्वेश्चन कहता है वाइज मैन विल बी ब्लेस्ड बाय आवर ऑलमाइटी। बीटा ऑप्शन पहले देखेंगे। वाइज मैन शुड बी ब्लेस्ड, जब हमने शुड बी लिखा है तो हमने साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, हमने बल्कि साथ कौन सी फॉर्म लिखनी है? थर्ड फॉर्म। इसका मतलब बीटा ऑप्शन गलत है। हैज बीन नहीं होगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम हैज नहीं लिखते बल्कि क्या लिखते हैं? हैव। चार्ली ऑप्शन गलत। वाइज मैन वुड ब्लेस्ड, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि आप किसी भी मॉडल एक्सिलरी के साथ डायरेक्टली सेकंड या थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अगर आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है पैसिव के लिए तो आप बी का फॉर्म लिखेंगे, सेकंड फॉर्म तो हम यूज करते नहीं किसी मॉडल एक्सिलरी के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा? अल्फा। वाइज मैन विल बी ब्लेस्ड बाय आवर ऑलमाइटी। करेक्ट ऑप्शन 182 में आपके पास क्या होएगा? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपके पास 183 में indiscipline should have not encouraged by us, should have not, indiscipline should not be encouraged by us, should not been। देखिए हम वन बाई वन करके अगर हम डेल्टा से स्टार्ट करते हैं तो should not been ये कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। अगर बी के वर्ड को बी के साथ किया गया होता तो फिर हम कह सकते थे कि ये पैसिव स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम कुछ सोचते। इनडिसिप्लिन शुड नॉट बीइंग इंग्लिश में हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। मैंने आपको जैसे पहले बताया मॉडल एक्सिलरी में अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव होगा तो हमें फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, पैसिव होगा तो बी लिखना है, थर्ड फॉर्म लिखनी है। अगर कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब बनाना है तो हैव लिखना है, और अगर हमने प्रेजेंट के लिए यूज करना है तो कैन यूज करना है, पास्ट के लिए कुड यूज करना है, प्रेजेंट के लिए मे यूज करना है, पास्ट के लिए माइट यूज करना है। ये चार बातें आपने, चार स्ट्रक्चर आपने याद रखने हैं। उसके बाद अगर आप आ जाएंगे बीटा ऑप्शन पे, हम लिखते हैं इनडिसिप्लिन शुड नॉट बी इनकरेज्ड बाय अस। अल्फा ऑप्शन अगर आप देखेंगे इनडिसिप्लिन शुड हैव नॉट इनकरेज, सेंटेंस पैसिव है लेकिन स्ट्रक्चर आपके पास कौन सा लिखा हुआ है? एक्टिव का लिखा हुआ है। ये शुड हैव नॉट नहीं होना चाहिए था, ये क्या होना चाहिए था? शुड हैव नॉट बीन। हम हैव के साथ बीन का वर्ड यूज करते हैं। अल्फा ऑप्शन गलत। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा बनता है? बीटा। 183 में आपका बीटा सेंटेंस करेक्ट होगा जिसमें आपका पैसिव स्ट्रक्चर सही से यूज किया गया है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन 184 देखें, याद रखिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। प्रेफरेंस रूल में हम क्या करते हैं, इस बात को गौर से समझना है, ज़हन में रखना है। हम एक्टिव सेंटेंस को प्रेफर करते हैं पैसिव पर, हम डायरेक्ट को प्रेफर करते हैं इनडायरेक्ट पे, हम टेंस को प्रेफर करते हैं मॉडल एक्सिलरी पे, हम सिंपल सेंटेंस को प्रेफर करते हैं कॉम्प्लेक्स पे या कंपाउंड पे। जैसे अभी अगर आप सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस अल्फा और सेंटेंस चार्ली, इसमें सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होता है, एडवर्ब से हम सेंटेंस स्टार्ट नहीं करेंगे। हम सेंटेंस यहाँ सब्जेक्ट को प्रेफर करेंगे या ऑब्जेक्ट को प्रेफर करेंगे। जैसे अभी हमारे पास पैसिव सेंटेंस है तो हम प्रेफर करेंगे कि हमारा सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो, तो हम बोलेंगे अ पिक्चर के बाद डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, जबकि बीटा ऑप्शन में क्या आया हुआ है? इन द कंपटीशन अगेन आया हुआ है, जिसकी हमें बिल्कुल भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा बनता है बेटे? डेल्टा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक्टिव को प्रेफर करेंगे पैसिव पे, डायरेक्ट को प्रेफर करेंगे इनडायरेक्ट पे, टेंस को प्रेफर करेंगे किसके ऊपर? मॉडल एक्सिलरी के ऊपर। सिंपल को प्रेफर करेंगे हम किसके ऊपर? नेगेटिव पर या इंट्रोगेटिव पर या कॉम्प्लेक्स पर। नेक्स्ट आपके पास है 185।
5, उसमें आई लाइक डैश इन द सन, सिंपल सा सेंटेंस है। आई लाइक इन द सन, तो हमें ऐसा ऑब्जेक्ट, हमें ऐसा वर्ब चाहिए है जिसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज लाइंग। आपके पास दो वर्ड होते हैं, एक आपके पास होता है लाई, एक आपके पास इसकी सेकंड फॉर्म होती है ले, और थर्ड फॉर्म क्या होती है लेन, और इसकी आईएनजी फॉर्म आपके पास क्या होती है LAYING। दूसरा वर्ड हमारे पास क्या होता है, वर्ब हमारे पास क्या होता है ले, सेकंड फॉर्म में लेड, थर्ड फॉर्म में लेड, और आईएनजी फॉर्म में उसकी क्या बनती है हमारे पास लाइन। अगर आप ग्रामेटिकली बात करेंगे तो हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। जिसके लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर होता है वो ट्रांजिटिव है, और जिसके लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं होता वो क्या है इंट्रांजिटिव है। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलता हूं, अगर आपके सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा तो आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे लाई, और उसकी फॉर्म यूज करेंगे जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होंगे तो देन आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे ले और लेट का। जैसे यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद है, हमारे पास कोई ऐसा एक्शन नहीं है जो आगे ऑब्जेक्ट पर पास ओवर हो रहा है, तो फिर हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे लाइंग, LYING। लेकिन अगर यही सेंटेंस कुछ यूं होता कि वजीर आजम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रख रहे हैं, तो फिर हम क्या बोलते हैं द प्राइम मिनिस्टर इज लेइंग द फाउंडेशन, फिर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं LYING वाला, जब हम हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होता सेंटेंस में प्रॉपर। तो देन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है अल्फा, लेकिन अभी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होएगा डेल्टा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपके पास, द मैनेजमेंट गेव अस परमिशन टू गो अहेड। हम प्रैक्टिकल लाइफ में ये वर्ड यूज करते रहते हैं। गो अहेड का मतलब क्या होता है, किसी को काम करने की परमिशन देना, किसी को काम करने के लिए इनकरेज करना, स्टीर करना, अलाउ करना कि ठीक है आप करें, आई एम विद यू। उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं गो अहेड का। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू हैवी रेन्स द मैच वाज कॉल्ड ऑफ। आप जो प्रेपोजिशन पढ़ते हैं वो आपके पास क्या होती है कॉल्ड ऑफ, और कॉल्ड ऑफ का मतलब आपके पास क्या होता है पोस्टपोन होना, या कॉल्ड ऑफ का मतलब आपके पास क्या होता है कैंसिल होना। हम कॉल्ड ऑफ का वर्ड प्रेपोजिशन यूज करेंगे, फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे, और करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, वी शुड फर्स्ट कलेक्ट द फंड एंड देन डैश एक्शन। डेफिनेटली डैश एक्शन मींस प्लंज इनटू एक्शन। इस तरह की दुआ करते हैं, मैं भी दुआ करता हूं, आप भी दुआ करें कि हमें पेपर में भी इसी तरह की प्रेपोजिशन आए जो पहली दफा पढ़ने में हमें क्लियर हो जाए, जिसके बारे में हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद द बॉयज वर डैश टू हियर दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड अ ब्रिज। द बॉयज वर डिलाइटिंग तो हम लिख नहीं सकते, डिलाइट्स हम लिखेंगे नहीं, हमारे पास डिलाइट या डिलाइट्स का करेक्ट नहीं होगा, हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो हम थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव लिखेंगे, और थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव हमारे पास क्या होगा डिलाइटेड। जैसे देखें हमारे पास होता है, हमारे पास जो फेज बेस वर्ड होता है वो हमारे पास होता है इंटरेस्ट, तो हम उसके साथ दो एडजेक्टिव बनाते हैं। हम बोलते हैं इंटरेस्टिंग होता है, इंटरेस्टेड होता है, अमेजिंग होता है, अमेज्ड होता है, शॉकिंग होता है, शॉक्ड होता है। अब जो आईएनजी वाले हैं ये हम ऑब्जेक्ट के लिए ज्यादा यूज करते हैं। मतलब मैं बोलता हूँ कहानी जो है वो द स्टोरी वाज अमेजिंग, द स्टोरी वाज शॉकिंग, द मूवी वाज शॉकिंग, द प्लेस वाज इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर मैं पर्सन के लिए यूज करूंगा तो मैं ईडी यूज करूंगा, मैं मतलब ही वाज अमेज्ड, ही वाज शॉक्ड, ही वाज इंटरेस्टेड। तो पर्सन के लिए मुझे थर्ड फॉर्म ईडी ज्यादा यूज करना होता है एडजेक्टिव। तो मैं द बॉयज वर क्या लिखूंगा, द बॉयज वर डिलाइटेड। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होएगा चार्ली। उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, लीव डैश इन ऑटम। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होएगा लीव ऑफ, फॉल ऑफ, डेफिनेटली गिरना। उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे डेल्टा। उसके बाद करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इफ आया तो डेफिनेटली आपके पास क्या होगा कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस जब हम इफ क्लॉज में पढ़ते हैं वर्ब फाउंड, तो डेफिनेटली ये हमारे पास कौन सा टेंस लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट के बाद नेक्स्ट बात जो होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में। अब हैव तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है नहीं, विल भी नहीं है, वुड हैड वुड प्लस थर्ड फॉर्म बन जाती है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा वुड हैव। एक बात आपने याद रखनी है, दो वर्ड को आपने जरा अच्छे तरीके से समझना है। एक वर्ड आपके पास है हैड जहां पर भी लिखा होगा इसका मतलब एक हैड आपके पास क्या है हेल्पिंग वर्ब, और एक हैड आपके पास क्या है थर्ड फॉर्म, और ये टेंस आपके पास कौन सा होगा पास्ट परफेक्ट का। समटाइम्स आपको क्या किया जाता है, आपको कंडीशनल सेंटेंस में हैड लिख के कंफ्यूज किया जाता है। हैड होने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये स्ट्रक्चर गलत है या पता नहीं हैड आता है या नहीं आता। हैड का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट। जब आप एक हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और एक थर्ड फॉर्म लिखते हैं पास्ट परफेक्ट होता है। दूसरा आपने ये याद रखना है, अगर सेंटेंस के सेकंड पार्ट में, कंडीशनल सेंटेंस के सेकंड पार्ट में वुड हैव लिखा हुआ है, तो एक चीज आपको जरूर नोटिस करनी है, गौर से नोटिस करनी है, और वो ये है कि उसके साथ थर्ड फॉर्म लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई
हुई, क्योंकि अगर उसके साथ थर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो देन आपके सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। लेकिन अगर उसके साथ थर्ड फॉर्म नहीं लिखी हुई तो फिर आप सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट किस में लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। समटाइम ऐसा होता है कि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वुड हैव दिया जाता है लेकिन उसके साथ थर्ड फॉर्म नहीं लिखी हुई होती। तो थर्ड फॉर्म जब अगर आपके पास नहीं लिखी हुई तो आपका सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट किस में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। ये दो टेक्निकल बातें हैं, हैड और दूसरा वुड हैव। आपने याद रखना है, हैड होगा तो इट मींस आपका टेंस पास्ट परफेक्ट है। दूसरी बात, वुड हैव होगा तो आपको वर्ब देखना, अगर वर्ब नहीं है तो इट मींस आपको पास्ट इंडेफिनिट लिखना है, और अगर वर्ब है तो फिर आपको क्या लिखना है, पास्ट परफेक्ट लिखना है। यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा होगा, अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास और द एरर में, ऑन द प्लेग्राउंड द प्लेयर एंड द कैप्टन, आसान 3 सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन है। द प्लेयर्स एंड द कैप्टन इज हो नहीं सकता, हमें इस को किसके साथ रिप्लेस करना होगा, आर के साथ। और मैं हमेशा की तरह ये कहता हूं पेपर में भी क्वेश्चन इतना ही इजी होता है, इतना ही आसान होता है, उसको मुश्किल हम खुद बना देते हैं पकड़ के, ठीक है। क्योंकि 2 पेपर होते हैं, जैसे मैं हमेशा से कहता हूं बेटों और बेटियों से, एक वो पेपर होता है जो आपके पास प्रिंट फॉर्म में बना होता है, एक वो पेपर होता है जो हमारे दिमाग में होता है, वो हमेशा ही मुश्किल होता है उस पेपर से जो प्रिंट फॉर्म हमारे सामने पड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेड विक्टोरियन एरा बिल्डिंग। इसमें हमारे पास जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, बिल्डिंग। तो जब हमारा सब्जेक्ट बिल्डिंग है तो हम उसके लिए हैव का वर्ड यूज नहीं करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जो 2 कोमा में बात लिखी हुई होती है ना, ये बात आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखी हुई होती है कि आप अपने सब्जेक्ट से हट जाएं। आपने अपने सब्जेक्ट से नहीं हटना। हमारा सब्जेक्ट है बिल्डिंग तो एंड तक बिल्डिंग ही रहेगा, तो हम हैव की जगह पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हैज का, क्योंकि हैव का वर्ड बिल्डिंग के साथ नंबर में एग्री नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन आई गो टू हवाई। देखें सिंपल फार्मूला आप याद रखेंगे, हमारे पास होता है पैरेलल स्ट्रक्चर। पैरेलल स्ट्रक्चर क्या है कि अगर हम मेन वर्ब के बाद एक इन्फिनेटिव लिखेंगे तो बाकी भी इन्फिनेटिव लिखेंगे, और अगर एक जेरेंड लिखेंगे तो बाकी भी जेरेंड लिखेंगे। जैसे हमारे पास है व्हेन आई गो टू हवाई आई लाइक डूइंग थिंग्स, जेरेंड आ गया, सर्फिंग जेरेंड आ गया, स्नॉर्कलिंग जेरेंड आ गया, तो हम यहाँ पर टू गो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गोइंग। यहाँ पर हमें फिर टू गो नहीं लिखना, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, गोइंग लिखना है। इन्फिनेटिव के बाद इन्फिनेटिव आएगा, जेरेंड के बाद जेरेंड आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिनोनिम्स के। लेब्रिंथ का मतलब आपके पास होता है डेफिनेटली पजल, और इसका सिनोनिम आपके पास क्या होगा, टैंगल। लुडिक्रस का मीनिंग आपके पास क्या होता है, फनी, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एब्सर्ड। मेडिटेटेड का मीनिंग आपके पास क्या होगा, डेलिब्रेटेड। ये सिनोनिम्स हैं। उसके बाद आपके पास है एंटोनिम्स। लाइकलीहुड मींस चांसेस, लाइकलीहुड मींस प्रोबेबिलिटी, तो उसका जो एंटोनिम हमारे पास होगा वो क्या होगा, प्लान। हम बोलते हैं कि इस चीज के चांसेस हैं, जबकि ये चीज मैंने प्लान किया, तो वो 2 एक दूसरे का क्या होंगे, अपोजिट होंगे, एंटोनिम्स होंगे। नोजियस वही हालत है जो आप लोगों की आज कल हुई है एंट्री टेस्ट की तैयारी करके, और जो हमारी हुई है एंट्री टेस्ट की तैयारी करवा के इस सेशन की वजह से। तो नोजियस मींस अनवेल, और इसका ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा, डेफिनेटली वेल। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, डेल्टा। उसके बाद नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस केयरलेसनेस को बोलते हैं हम, और नेग्लिजेंस का ऑपोजिट डेफिनेटली हमारे पास क्या होने वाला है, कमिटमेंट होने वाला है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा, चार्ली। यहां पर आकर हमारी थर्ड जो क्रैश है उसकी डिस्कशन खत्म होती है। मेहनत करते रहना है, कोशिश करते रहना है। सी टू सी की है जो मेहनत करेगा, अल्लाह ताला बिल्कुल बेइंसाफी नहीं करता है, ना इंसाफी नहीं करता, आपके साथ भी नहीं होगी। सी टू सी की जो मेहनत करेगा, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है और दुआ करनी है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।